देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर बैठक की। हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की, जहां बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। बैठक के बाद धनखड़ ने बताया कि आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, जिस पर बैठक में चर्चा हुई। वहीं धनखड़ ने चंडीगढ़ को लेकर कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का है और हमेशा हरियाणा का ही रहेगा। सोनीपत के गांव शहजादपुर में एक जमीन पर 2 बैंकों के लोन देने का मामला सामने आया है। जब कहीं भी पीड़ित की सुनवाई नहीं हुई तो उसने लघु सचिवालय के सामने खुदकुशी की बात कह डाली, जिसके बाद अब इस मामले में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जांच के आदेश जारी किए हैं। इस मामले पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसे लेकर जांच कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में जिसकी भी गलती होगी उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जानकारी दी है शहजादपुर वाले ने, जो भी उसकी रही है, जिसकी जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और इसकी जानकारी मिली है भी केस कैसे हुआ उसे अवश्य कार्रवाई। जी सुनील है, गांव से जादपुर है। ये किसान का बेटा हूँ जी। मेरे फादर की डेथ हो गई थी, हम बच्चे थे। तो हमारी जमीन पे, जिस जमीन पे हमारा 30 साल से लोन चला हुआ है, उसी जमीन के फर्जी कागज बना गए। 2-4 साल पहले लोन दे दिया यूनियन बैंक ने। 1 साल से मैं तहसील के चक्कर काट रहा हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। सब वह बात है, टला देते हैं अधिकारियों के पास। अगर हम किसी काम के लिए जाते हैं तो सरकारी अधिकारियों को इतना गुस्सा हो जाते हैं कि यह कैसे गया। ठीक है, टलाने की सोचते हैं, कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंट कोई नहीं देख रहा है। किसने लिया, क्या नाम उसका? लोन इंद्रपाल ने लिया है जी। वो कहाँ का रहने वाला है? सोनीपत का रहने वाला है। शहजादपुर गांव का बनकर लोन ले गया है। खरगोदा तहसील कर दी है। पहले कागज पे सोनीपत तहसील, अगले पे कागज पे खरगोदा तहसील है। कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके समाधान के लिए दिशा निर्देश दिए। तो वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणजीत चौटाला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पर भी निशाना साधा। चौटाला ने कहा कि कुमारी सैलजा 2 दिन की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। रणजीत चौटाला ने अपने विभाग में करवाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में भी पत्रकार वार्ता में बताया। 2 दिन की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सैलजा, रणजीत चौटाला ने सैलजा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा। वहीं आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर नारनौल से है, जहां नारनौल के एक निजी मैरिज प्लेस में इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसके अंदर मुख्य वक्ता के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने बताया कि आज यह बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएं और लोगों को देश के हालातों से रूबरू करवाएं। वहीं चंडीगढ़ मामले पर उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और चंडीगढ़ हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय सुना दिया है। अब केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले और जल्द इसका फैसला करवाए। वहीं परिवार वापस जोड़ने की बात पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि हमारा परिवार हमारी पार्टी है।
राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जाता जी मैंने ये कब कहा है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करें जी हमने तो अतीत में भी किए हैं जी और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए अगर भविष्य में हमें कोई ऐसा गठबंधन करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं जी कि हमारी सरकार आने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दें। मेरा कोई कारण नहीं, चौटाला साहब आए हैं, धन्यवाद करता हूँ। मेरा कब से पार्टी की जो बाँची हुई चिट्ठी है, यहाँ की पढ़ी हुई पत्रिका जो है, मैं 2-4 बार मीटिंगों में आया हूँ। नहीं तो मेरा कभी इन्होंने ये किया, कभी नाम लिया, कभी मंच के ऊपर बुलाया, कभी भाषण दिवाया, कभी भी नहीं किया इन्होंने ऐसा काम। मतलब इस और चुनाव में मैंने देखा था, जो चुनाव से 3 दिन पहले विधानसभा में आपको मालूम था जो समूह खड़ी थी, उसमें भी ये जो प्रदेश के पदाधिकारी बने हुए हैं, इनके गाँव से खुद के परिवार के वोट नहीं आए, गाँव का तो काम दिवाएंगे। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलेगी और सभी विपक्षी दलों का सफाया हो जाएगा। तंवर ने कहा कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, उससे लोगों का विश्वास कायम हुआ है। तंवर ने कहा कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी, जिसकी शुरुआत निकाय चुनाव से होगी। की सेवाएं, रोजगार, कृषि, उद्योग धंधे ये स्थापित करने में उसको लगा। भाजपा सरकार ने 134 एक के तहत गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, उन पर ताला लगा दिया, तो ऐसा में कहीं ना कहीं देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा वहाँ अमेरिका के अंदर, तो उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ऐसे ही जो है उसको दूसरे तरीके से उल्टा कर दिया इस सरकार ने। ये सरकार क्या चाहती है कि बच्चे अनपढ़ रहे, ये अनपढ़ों की सरकार है, अनपढ़ बनाने के लिए है, अनपढ़ रखने के लिए। धन्यवाद भाई मने जी। यमुनानगर के रहने वाले आरोपी वीरेंद्र प्रताप पिछले कई सालों से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में कई मामलों में पुलिस को वांछित थे। वहीं आरोपी पर कुछ समय पहले माइनिंग जोन में एक व्यक्ति को फिरौती मांगने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। अब एसटीएफ ने इसी मामले में उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि इससे पहले यमुनानगर के व्यापारी रघुनाथ प्रजापति की हत्या में भी आरोपी को नामित किया गया था। डीएसपी मुख्यालय कंवलजीत ने बताया कि माइनिंग फिरौती मामले में उसे न्यायालय में पेश किया गया। बड़ा एसटीएफ ने पेश किया था इसको, तो इसके कुछ मुकदमे हमारे यमुनानगर के भी दर्ज है और भी कई जगह इसमें मुकदमे दर्ज है पहले भी। तो हमारा एक मुकदमा था इसमें, माइनिंग से रिलेटेड मुझे कोई धमकी वगैरह दे रही थी, फिरौती उसके गाने का मैंने पेश किया तो उसको आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। खबर यमुनानगर से है, जहां बता दें आपको कि 5 दिन के कोर्ट रिमांड पर आरोपी को लिया गया और वही आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। सिरसा में कोदिका गांव में एक बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे के इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अभी तक किसी भी
की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं बुजुर्ग भवानी सिंह ने बताया कि पुलिस प्रशासन ने 1 सप्ताह का टाइम दिया था, जो बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मारे से डब्बाड़ी आया, वहाँ लाश दे आए, डब्बाड़ी आ गई, मारे को वहाँ बुलाया ही नहीं, तो ट्रांसफर हो गयो। मुकदमा 311 बन गई, 302 बन गई, और बाद में हो जाएगा। यहाँ आज तक को नहीं मिलो। कितने लोगों पर? 11 जना पर है। रंजीत सिंह को माँ हाथ है, पुलिस वाला का है, रुपया लाखों रुपया रोज बांटा लाग रहा है, 50 लाख रुपया भी बांट लग रहा है। सिरसा में एक पिता ने इंसाफ की गुहार लगाई है। बता दें कि अपने बेटे के लिए कुछ दिन पहले उनके बेटे की हत्या हुई थी, जहां अब बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। एफआई दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे के हत्या के लिए अब प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। सिरसा में एक बुजुर्ग पिता का दुख झलका है। बता दें आपको कि बुजुर्ग पिता ने अपने बेटे के हत्या के लिए अब इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद अब बुजुर्ग पिता का दर्द झलक रहा है और बुजुर्ग पिता अपने बेटे की हत्या के लिए अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां बीते 19 फरवरी को जतिन, सुनील और सुरेंद्र उर्फ सोनू को खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इनके पास से AK-47 और 4 विदेशी पिस्टल के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ था। पंजाब के मोगा के रहने वाले गुरप्रीत उर्फ गोपी नाम के शख्स ने सप्लाई किया था, वही जिसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और आज सोनीपत क्राइम ब्रांच की टीम ने लुधियाना जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर सोनीपत कोर्ट पहुंची, जहां कोर्ट में 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया ताकि ये गहनता से इनसे पूछताछ हो सके। हाँ, उसमें आज हम लुधियाना जेल से प्रोडक्शन वारंट पे गोपी को लेके आए हैं, जिसको अभी हमें 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, जिसमें हमें उससे कुछ निशानदेही करनी है और कुछ ज्यादा गहनता से पूछताछ करनी है। सर, क्या रोल था गुरप्रीत उर्फ गोपी का इस पूरे मामले में? गुरप्रीत और गोपी का अभी तक तो ये रोल आया है हमारे सामने कि जो डेडली वेपन्स थे और असॉल्ट राइफल थी वो इसने यहाँ अम्बाड़ा में डिलीवर की थी, और ये कहां से लेके आया था और आगे की क्या कड़ियां हैं वो पूछताछ के बाद जोड़ी जाएगी। सर, अभी तक पूछताछ में इसने कुछ ये बताया कि जो 4 आरोपी थे सोनीपत वाले, तो इसका कब से संपर्क में आरोपियों से कब से संपर्क में थे, कुछ ऐसा अभी? आरोपियों से एक काफी पिछले 3-4 महीने से संपर्क में था, और जो असॉल्ट राइफल थी वो भी इसी ने डिलीवर की थी। अब उसके बाद जो भी आगे पूछताछ होगी, 4 दिन का पुलिस रिमांड हमने इसीलिए लिया है कि आगे। बहादुरगढ़ शहर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन को रिलीज बताकर उस पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर जगदम्बा नगर नाम से अवैध कॉलोनी काट दी गई है। करोड़ों की जमीन पर कब्जे के बाद HSVP जागा और इंतकाल रद्द करने के लिए राजस्व विभाग को पत्र लिखा। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि HSVP ने इंतकाल रद्द
रद्द करने के लिए अपील की है, जिसके आधार पर इंतकाल रद्द करने के लिए नोटिस दे दिया है। वहीं जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने लोगों से सरकारी जमीन पर निर्माण नहीं करने और खरीद नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इंतकाल रद्द होते ही उनकी मलकियत खत्म हो जाएगी और आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा। संज्ञान में आया है और HSPP ने हमारे को एक अपील की है कि कुछ केसेस में म्यूटेशन गलत कर दिया गया है, तो उस म्यूटेशन को दुरुस्त करने के लिए जो रेवेन्यू विभाग की और एज पर लैंड रेवेन्यू की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। संबंधित लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस पीरियड के बाद उसके खिलाफ रेवेन्यू का जो म्यूटेशन है उसको रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में निर्माण कार्यों में देरी होने के चलते टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग लापरवाही करते हुए साथ ही विभाग लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों के खिलाफ मुख्यालय को पत्र लिखने की तैयारी में है और मांग की जाएगी ऐसे बिल्डरों के लाइसेंस रोके जाएं। गौरतलब है कि ग्राहकों से पैसा वसूलने के बाद भी बिल्डरों के प्रोजेक्ट में देरी कर टाउन एंड कंट्री विभाग ने संज्ञान लिया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के सीनियर टाउन प्लानर संजीव मान की माने तो ऐसे 1 दर्जन लापरवाह बिल्डरों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिसकी रिपोर्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हेडक्वार्टर को भेजी जा रही है। बिल्डर्स के प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार को लेकर के शिकायतें आ रही हैं, ऐसी आपके सामने कितनी आई और किस तरीके की कार्रवाई विभाग इसको लेकर के कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हम डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देश हैं कि हम समय समय पर बेसिकली हम मंथली बेसिस पे सबका जिसकी भी मतलब ये काम आता है कि इसकी स्पीड कम है थोड़ी कंस्ट्रक्शन की, तो उसको हम कॉल करके और मंथली बेसिस पे इन लोगों से स्टेटस ऑफ कंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है, उनका ऑफिस भी इसको चेक करता है बार बार जाके। तो लेटेस्ट मीटिंग हमने अभी जैसे 6 तारीख को की है, तो हमने 12 बिल्डर्स को इसमें बुलाया गया था जिनकी ऐसा था कि भाई कम है, तो अब उन 12 में से भी 7 की जो स्पीड है वो। वहीं गुरुग्राम में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला पटौदी इलाके का है, जहां पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक इन दोनों बदमाशों ने न केवल एक स्क्रैप व्यापारी से 1 लाख रुपए महीने की चौथ मांगी, बल्कि चौथ न देने पर उसे जान से मारने तक की धमकी दे डाली। वहीं डीसीपी क्राइम की माने तो चौथ मांगने के मामले में आरोपी पर आधा दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल क्राइम यूनिट ने बदमाशों को सलाखों के पीछे धकेल दिया है। आठ 4/2022 को थाना पटौदी में दर्ज की गई संजीत कुमार, जो आरो माल हेड़ा PS दारू हेड़ा का रहने वाला है और मऊ गांव पटौदी के इलाके में है, वहां अपना जो स्क्रैप का लोहे के स्क्रैप का काम करता था। इसको विक्रम राठी द्वारा धमकी दी गई थी, क्योंकि इसका काम का अच्छा विस्तार हो गया था। उसके लिए उन्होंने इससे पैसे मांगे और पैसे ना मांगने के एवज में इसकी हत्या करने के लिए धमकी दी। नांगल चौधरी में 6 अवैध दुकानों और भवनों को नगर पालिका ने सीज कर कार्रवाई की। नगर पालिका सचिव प्रदीप कुमार ने बताया कि लंबे समय से शहर में इस तरह के भवनों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद नगर पालिका ने कई बार 6 भवनों के मालिकों को नोटिस भेजा था, लेकिन जब नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया और न ही फीस भरी गई। एक भवन का तो निर्माण पूरा हो गया था और बाकी भवन निर्माणाधीन थे, जिसमें एक बिल्डिंग वर्तमान नगर पालिका पार्षद की थी, जिस पर काफी गहमागहमी भी हुई। इस पर नगर पालिका ने 6 भवनों को सीज कर नोटिस चस्पा किए थे। वहीं नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों की माने तो इसके अलावा भी नगर पालिका क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण कार्यों पर पालिका की गाज गिर सकती है। पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है, जिसके अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई की गई
मिलाकर 9 व्यक्तियों को नोटिस दिए गए थे और उनकी दुकानों या उनका दुकान को सील किया था। देखिए अवैध कंस्ट्रक्शन पर निर्माण पे तो कार्रवाई यथावत। सिरसा में पुलिस ने नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पुलिस का एक दस्ता डोर टू डोर दस्तक दे रहा है और नशा करने वालों पर प्रहार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक के आदेश पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है, जो सीधे ग्रामीणों से संवाद करती है। वहीं अब टीम चयनित गांवों में घूम घूमकर नशा प्रभावित लोगों से मिलती है और उसके उपचार की व्यवस्था करवाती है। वहीं बीते 3 महीनों में चयनित 5 गांवों में टीम के सदस्यों ने डोर टू डोर पहुंचकर करीब 150 लोगों का उपचार करवाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। इसमें एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है माननीय आईजी सर के नेतृत्व में, जिसका नाम है मेरी गांव मेरी शान। तो उसमें पिछले 3 माह में हमने 5 गांवों में कार्य किया था और जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। जो ग्राउंड लेवल पे हमारी लोगों से बातें होती है, जो डाटा हमारे पास आ रहा है, तो अब उसको हम बढ़ा के और 5 गाँवों को अब से उसमें कार्य शुरू करेंगे, जिसमें कि हमने चौटाला, गंगा, देसूजोदा, डींग मंडी और बहाउद्दीन गांव को लिया है, जिन पर हम अच्छे से अब कार्य करेंगे। तो उसी की समीक्षा के लिए, उसी का आगे प्लानिंग के लिए आज हमारी टीम की बैठक बुलाई गई थी और जो भी हमारे पिछले 3 माह के लेसन्स लर्न हुए हैं या जो भी हमको फीडबैक मिला है लोगों से, तो उस पर हमारा लक्ष्य है कि उनको इम्प्रूव करके और आगे हम और अच्छा इसमें कार्य करेंगे। झज्जर में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। मामला बहादुरगढ़ के मॉडल संस्कृत स्कूल का है, जहां पहले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होता था, लेकिन अब सीबीएसई से मान्यता हासिल कर स्कूल इंग्लिश मीडियम का हो गया है, जिसके चलते छात्रों की संख्या 1500 होने की उम्मीद है। वहीं जानकारी के मुताबिक स्कूल में दाखिले के लिए सिर्फ 175 सीटें ही खाली है, लेकिन दाखिले के लिए आवेदन और परीक्षा देने के लिए 500 छात्र आ गए हैं, जिसका परिणाम अब 12 अप्रैल को जारी होगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश चंद्र का कहना है कि 6ठी, 7वीं और 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा है और एडमिशन की मांग ज्यादा है, इसलिए अब स्कूल को 2 शिफ्टों में चलाया जाएगा। जी, ये संस्कृति मॉडल स्कूल बहादुरगढ़ इस समय सीबीएसई का स्कूल बन गया है और यहाँ पर प्रवेश उत्सव का कार्य चल रहा है। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 9वीं क्लास के लिए बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज परीक्षा है, जिसमें लगभग 500 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया है। और क्योंकि सीबीएसई का स्कूल बनने के बाद एडमिशन की मांग बहुत ज़बरदस्त है और विद्यालय को 2 पारी में हमने कर दिया है। कल परमिशन मिल गई इसकी 2 पारी में चलाने की। तो मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 को चलाया जाएगा और इवनिंग शिफ्ट में 6 to 8 क्लास को लगाया जाएगा। कमरों की कमी होने के बावजूद ये प्रावधान किया जिससे कि कमरों की संख्या बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा। मांगने पर जहां पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है, लेकिन जब बेटा माँ की ही जान लेने पर उतारू हो जाए तो क्या होगा? सुनकर दहल उठना, लेकिन ऐसा ही कुछ है साइबर सिटी गुरुग्राम में, जहां एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। साइबर सिटी में रिश्तों का कत्ल, बेटे ने मां को चाकुओं से गोदा, कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट। ये औलाद नहीं, जल्लाद है। कहते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मां उसे जान से बढ़कर मानती है और रक्षा करती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाए और अपनी मां के ही जान के पीछे पड़ जाए तो क्या होगा? ऐसा एक मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां पर तेज धार हथियार से कातिलाना हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए कलयुगी बेटे से जब शुरुआती पूछताछ हुई तो मालूम चला कि मनीष का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। रोज रोज के झगड़े से परेशान मनीष के परिजनों ने उसे घर से निकाल दिया था।
जिसके बाद मनीष किराए के मकान में रहने लगा। कुछ दिन तक तो मनीष किराए के मकान में रहा, लेकिन वहां से भी वो निकलकर फिर पार्क में रहने लगा। बेटे के पार्क में रहने की जानकारी जब मनीष की मां को लगी तो बेटे को मनाने के लिए पार्क में जा पहुंची, जहां मनीष लगातार अपनी मां से झगड़ा करता रहा, जैसे वो ठान ही चुका था कि किसी वारदात को अंजाम देकर ही रहेगा। इतने पर भी जब मनीष का मन नहीं भरा तो उसने पास खड़ी गाड़ी से थैला उठाया और थैले में से तेजधार हथियार निकाला और मां पर हैवानों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। मनीष ने अधिकांश बार मां के मुंह, गर्दन और छाती पर की। हालांकि वारदात के समय वहां से काफी लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी मां बेटे के बीच हो रहे विवाद को सुलझाने की कोशिश नहीं की, न ही कलयुगी बेटे को मां पर हमला करने से रोकने की हिम्मत दिखाई। वहीं पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में सामने आया कि मनीष बीते कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। 8/4/2022 अंडर सेक्शन 302 PS न्यू कॉलोनी में दर्ज हुआ था। आरोपी मनीष मंडारी पुत्र श्री रणधीर कुमार मंडारी ने अपनी माता का गला वो चाकू से हत्या कर दी थी। ये अब आज जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ बताइए। वो ये इसकी माँ जो थी ये रूठा हुआ था और इसको पार्क से बुलाने के लिए गई थी कि बेटा घर चल, और इस पे ये नाराज हो गया। आपस में कोई इनकी कहा सुनी होगी, इसी बाबत जो है अभी तक की तफ्तीश में यही सामने आया। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों बाद कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए तेजधार हथियार, वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी और खून से सने कपड़ों को कब्जे में ले लिया है। वहीं अगर किसी भी शख्स ने जरा सी भी हिम्मत दिखाई होती तो आज मीना भंडारी जिंदा होती। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।